everyone, a very warm welcome to today's session. Namaskar, Sat Shri Akal, Adab, bonjour. I hope you guys are doing absolutely fine and amazingly well. मैं हूं अंकना, आपकी एक्सपर्ट फॉर सोशल साइंसेज एट इम्बाइब. होपिंग यू गाइज आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स एंड योर लव्ड वंस. तो बच्चों, अब हम शुरू कर रहे हैं अपने नए टॉपिक को जो हमारे ब्रिज कोर्स के अंदर इंट्रोडक्टरी सेशंस के अंदर फॉल करता है. हर बार मैं एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ कि इस बात का मतलब क्या है. इस बात का मतलब बहुत सिंपल है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पुराने ग्रेड्स में पढ़ी हैं, है ना. क्लास 8 में पढ़ा है, क्लास 7 में पढ़ा है, क्योंकि हमारी लर्निंग जो है वो स्पाइरल होती है. जो कॉन्सेप्ट्स हमें पूरे पहले पढ़ाए गए होते हैं उसको 1 साल पे 2 साल पे रिपीट किया जाता है और रिपीटिशन के साथ उसको लेवल अप किया जाता है. यानी कि एक छोटी सी बेस आपकी फॉर्म कर दी जाएगी, फिर 1 से 2 साल के अंदर उसके ऊपर और बिल्डअप किया जाएगा, फिर 1 से 2 साल के ऊपर उसके ऊपर और बिल्डअप किया जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अब क्या होता है कि क्योंकि ये 1 से 2 साल का गैप आ जाता है व्हेन द इजीएस्ट ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि हम आउट ऑफ टच हो जाते हैं, वी टेंड टू फॉरगेट और मे बी वी नीड अ लिटिल बिट ऑफ रिविजन टू हैव ऑल द एलिमेंट्स राइट इन प्लेस, कि बिल्कुल बराबर अच्छे से याद हो जाए यार कि कहाँ पे क्या पढ़ा था और किस चीज का क्या मतलब है, ताकि पुराने नॉलेज पीसेस को नए कॉन्सेप्ट से, नए नॉलेज से हम कनेक्ट कर सके. तो जब हम ये कनेक्शन करेंगे तो हम एक ब्रिज फॉर्म करेंगे एंड दैट इज व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ दीज ब्रिज कोर्स सेशंस और द इंट्रोडक्टरी सेशंस. इंट्रोडक्टरी सेशंस का पर्पस बहुत सिंपल है कि अगर पहले कुछ नहीं पढ़ा है बट ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं जो शायद आपके लिए थोड़े ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएं, तो उसको हम 2 से 3 बार पढ़ेंगे. एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेंगे अभी कि उसको ब्रेक करके एक हिस्सा पढ़ लिया, आसान लगेगा, एक इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ताकि जब उसको दोबारा शुरू करें तो कंफ्यूजन इतनी ज्यादा ना रहे, चीजें समझ में आए. सो दैट इज द इंटेंशन ऑफ दीज सेशंस. आपको पर्पस और मतलब भी समझा दिया है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेकिंग ऑफ Indian Constitution. But before we move ahead, a quick reminder, please make sure that you have downloaded the Imbibe app, because this app is available for free, registration for free and the content is also free. तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है कि यार कहाँ से पढ़ें, कहाँ से क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें. प्लस 9th ग्रेड में जब हम मूव कर रहे होते हैं तो हम धीरे धीरे तैयारी बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, या 10th ग्रेड जो एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है, बोर्ड्स हट भी जाते हैं तो माइलस्टोन तो रहेगा ही, क्योंकि 12th के लिए उसका बहुत बड़ा बेस फॉर्म होता है आपका 9th और 10th में. तो आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल डेवलपमेंट जो रिक्वायर्ड होती है वो है अच्छे से आपके आंसर्स आर्टिकुलेट हो सके, आपकी नॉलेज जो है आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, आंसर राइटिंग कर सको. एंड फॉर दैट यू विल हैव टू take a lot of tests. For that you'll have to do a lot of practice questions, and all of that is available where? Right here on the app. आपको अभी से पढ़ाई शुरू करनी है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफाई करने हैं, वो सारे बहुत ही सुंदर सुंदर वीडियोस यहाँ पे आपके लिए डिटेल में हर एक कॉन्सेप्ट्स में ब्रेक करके अवेलेबल है. तो ऐसा नहीं है कि बड़ी सी वीडियो देखनी पड़ेगी, जो आता है वो भी दोबारा सुनना पड़ेगा. जो नहीं आता है, जिस स्पेसिफिक चीज को रिवाइज करना है, जिस स्पेसिफिक चीज को लर्न करना है, उसके लिए आप लर्न सेक्शन में जाकर आराम से ढूंढ सकते हो कौन सी वीडियो, कौन सा टॉपिक, कौन सा कॉन्सेप्ट. एंड देन यू कैन ऑल्सो हैव प्रैक्टिस क्वेश्चंस अराउंड द सेम, बिकॉज एज आई सेड प्रैक्टिस इज व्हाट मेक्स अस परफेक्ट. तो परफेक्शन की तरफ बढ़ते हैं और टेस्ट्स भी अपने आप को असेस करने के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग चेक करते रहने के लिए. और ये सब बिल्कुल फ्री है. सिर्फ इतना ही नहीं, कोई किताब नहीं मिल रही है या और रेफरेंस बुक्स चाहिए तो आपके लिए बुक्स भी यहाँ पे अवेलेबल है. यू कैन सी द बुक्स आर ऑल्सो अवेलेबल हियर फॉर यू. तो प्लीज गो अहेड एंड चेक दिस आउट. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, प्लीज मेक श्योर टू कनेक्ट विथ अस ऑन द टेलीग्राम चैनल. ये हमारा QR कोड है और ये लिंक है, ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी. क्या जरूरी है ये चैनल पे कनेक्टेड होना? क्योंकि आप डायरेक्टली अपने एडुकेटर्स से जुड़ पाते हो. यहाँ पे हम आपको सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स और सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स देते हैं विच विल बी रिक्वायर्ड बाय यू. कोई इंपॉर्टेंट CBSE की चीज आई, कुछ भी आया, कई बार यूट्यूब के चैनल सब्सक्राइब होने के बावजूद हमें नोटिफिकेशन नहीं आती है, तो वो नोटिफिकेशन भी हम आपको यहाँ पे एक बता देते हैं कि भाई आज ये सेशन है, आपके साथ स्केड्यूल शेयर हो जाता है. हम आपको क्विज क्वेश्चंस देते हैं ताकि आपके छोटे छोटे टॉपिक्स हर दिन हर सब्जेक्ट के रिवाइज होते जाए. प्लस क्विजेस आर always fun, right? And especially when it's helping you learn more. So that is why you should be a part of the channel, to be in connect with your favorite educators at Imbibe. So now let's get started and talk about the making of Indian Constitution. भाई हम हमेशा कहते हैं कि हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ है, राइट?
तो अब ये रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या है कि लॉ सबसे ऊपर है, लॉ के ऊपर कोई नहीं है। आप चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, प्रेसिडेंट हो, रिचेस्ट पर्सन हो या मोस्ट पावरफुल पर्सन हो, सबसे पहले क्या आता है? लॉ आता है। और लॉ कहां से आता है? संविधान से, कॉन्स्टिट्यूशन से। सो दैट ब्रिंग्स अस टू द क्वेश्चन दैट how long did it take for the constitution to be formed? Who were the people who formed the constitution? What was the process with which the constitution was formed? Because this is very interesting. इसी से हमारे पूरे देश का भविष्य डिसाइड हो रहा है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये इन्फॉर्मेशन। इसी इन्फॉर्मेशन पे करते हैं रिफ्लेक्ट। सो डिड यू गाइज एक्चुअली नो दैट इट टुक मोर देन 3 years, राइट? ऑलमोस्ट 3 years, नॉट मोर देन एक्चुअली। लगभग 3 साल लग गए थे हमारी इस एक किताब को, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारी बुक ऑफ लॉ को, हमारे संविधान को रेडी करने में। और ये काफी मतलब ऐसे एस्टॉनिशिंग इसलिए लग सकता है क्योंकि नॉर्मली आपको यही लगेगा कि एक रूल ऑफ बुक, मतलब बुक है जिसमें इतनी सारी रूल्स और रेगुलेशंस और पॉलिसीज और लॉज लिखे हैं, इसको लिखने के लिए 3 साल कैसे लग गए, वो भी जब 200 से ज्यादा लोग मिलकर के, ऑलमोस्ट 300 लोग मिलकर के लिख रहे थे। लगता है ना? ठीक है, तो वो समझेंगे। As a matter of fact, the makers of our constitution deliberated for months and months to capture not only the spirit of that age but also the future. तो अब इस चीज का जवाब थोड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे वो सिर्फ प्रेजेंट को नहीं ध्यान में रख रहे थे। उन्होंने जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए, आप सोचो बहुत नेचुरल सी बात है, 75 साल से ऊपर होने जा रहे हैं और आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जरूरत नहीं लगती है। छोटे बहुत अमेंडमेंट्स होते रहते हैं, जैसे जैसे आपका लॉ जो है वर्क करता है, आप रियलाइज करते हो कि आपके लैंड पे ये वैलिड है या नहीं, या आपके कॉन्टेक्स्ट में ये बढ़िया से सेट हो रहा है या नहीं, या इसमें स्लाइट किस शिफ्ट की, ऑल्टरेशन की जरूरत है। बट उन छोटे ऑल्टरेशंस और उन छोटे अमेंडमेंट्स के अलावा पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़े, पूरी संविधान को बदलना पड़े और रिवैम्प करना पड़े, ऐसी फीलिंग ऑलमोस्ट 70 से ज्यादा साल में हमें आज तक किसी को भी नहीं आई है। कभी किसी ने नहीं बोला है, ना आपने कहीं पे पढ़ा, कहीं पे लिखा, सुना होगा। तो ये इंटरेस्टिंग बात बहुत ज्यादा है, बिकॉज इससे हमें समझ आता है कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने कितनी ज्यादा इस चीज पे डिस्कशन और डेलिब्रेशन किया होगा, कितना ज्यादा वक्त दिया होगा हर एक चीज को नाप तोल कर उसमें मेंशन करने के लिए, क्योंकि ये डॉक्यूमेंट इतने सारे वक्त गुजर जाने के बाद भी इतनी रेलिवेंट है। तो उन्होंने ना कि सिर्फ अपने प्रेजेंट बल्कि आने वाले फ्यूचर को भी बहुत ज्यादा ध्यान में रखा। तो ये जर्नी कैसे बढ़ी और कैसे ये आज भी इतने सालों के बाद रेलेवेंट है वो समझेंगे हम। सो लेट्स क्विकली लुक एट द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू कवर टुडे। हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन एग्जैक्टली क्या है। वैसे तो हमें मोटा मोटा पता है, बट लेट्स ड्वेल इनटू द टेक्निकलिटीज इज वेल। क्या बैकग्राउंड रहा है इस कॉन्स्टिट्यूशन का, क्यों बनाया हमने, कैसे बनाया, क्या प्रोसेस था, कौन से लोग थे, वो जो पूरी असेंबली फॉर्म थी, पूरा ग्रुप फॉर्म था, कौन से लोग थे वो, क्या है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट इज द पर्पस दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव विद द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड द फीचर्स, द वेरी वेरी क्लासिक फीचर्स व्हिच मेक्स द कॉन्स्टिट्यूशन सो डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। ऐसा कुछ नहीं है कि ये बेस्ट है या कुछ है, बट हम ये कह सकते हैं बल्किएस्ट जरूर है दुनिया में। तो क्या है हमारी खासियत, क्या है हमारी पेक्युलैरिटी, ये समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है? बट अ सोसाइटी हैज constitutive rules that makes it and differentiates it from other kinds of society. अब यहाँ पे सोसाइटी से हमारा कहने का मतलब थोड़ा ज्यादा ये है कि हर एक देश, हर एक मतलब जगह जो है, हर एक लैंड जो है, उसके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, 1 सेकेंड, लेट मी क्विकली चेंज दिस। ठीक है, तो हर एक लैंड के अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, हर एक नेशन का अपना रूल और रेगुलेशन होता है। और ये क्यों डिफरेंट चाहिए होता है? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट हर जगह का बहुत ज्यादा अलग होता है। हर एक जगह का कल्चर, हर एक जगह के लोग, हर एक जगह का बैकग्राउंड वो बहुत डिफर करता है। जैसे हर एक इंसान अलग होता है, हर एक इंसान की कहानी अलग होती है, वैसे ही हर एक देश अलग होता है, हर एक देश की कहानी अलग होती है, उसके लोग अलग होते हैं, उसका कल्चर, उसकी एक्सपेक्टेशन, उसकी सरकार, सारी चीजें बहुत अलग होती है डिपेंडिंग अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स। लेकिन इसके साथ हमें यह ध्यान रखना है कि उस देश को चलाना भी है, तो एक यूनिफॉर्म जनरल रूल जो है वो हम नहीं चला सकते फॉर द एंटायर वर्ल्ड। तो कुछ कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स, कुछ बेसिक रूल्स बनाए गए हैं बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। लार्ज सोसाइटीज में जहां पे अलग अलग कम्युनिटीज रह रही होती हैं,
देखो बेटा, अगर सेम कम्युनिटीज भी रह रही है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी नहीं भी है, पर अगेन कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, लोग अलग अलग होते हैं, पीपल आर स्टिल वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। इन रूल्स की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और इन रूल्स को कंसेंसस से, कंसेंसस यानी कि सबकी अग्रीमेंट से, जहां पे सब लोग अग्री करे, जहां पे सब लोग अलाइंड हो, ये रूल्स वैसे बने होने बहुत जरूरी होते हैं कि सब लोग अग्रीमेंट में हो, किसी को कुछ बताओ तो वो माने, उसको फॉलो करे, ताकि ये सारे डिफरेंसेस जो है किसी दिन कॉन्फ्लिक्ट में ना टर्न कर जाए, कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करके हम स्टेबिलिटी को अचीव कर सके और अकोमोडेट कर सके सारी पॉपुलेशन को, चाहे जो भी अलग कम्युनिटी हो या इंसान अलग हो, सबको इंक्लूसिव फील हो, और सबके लिए एक ऐसा ना हो कि फेवरिज्म या बायसनेस की फीलिंग आए। आपको जरूरी है कि एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाए, और ये यूनिफॉर्मिटी कैसे मेंटेन कर सकते हैं हम? ये यूनिफॉर्मिटी मेंटेन होती है विद द रूल्स एंड द रेगुलेशंस दैट आर फॉर्मुलेटेड। तो मॉडर्न कंट्रीज में ये कंसेंसस, ये अग्रीमेंट कैसे हमें नजर आती है? इन द फॉर्म ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन होती है, उससे आपको ये देखने को मिलता है कि भैया ये रूल्स रेगुलेशंस है, इस पे पूरे देश ने अग्री किया है, इसको एक्सेप्ट किया है, हमने अपनाया है, तभी हम रिपब्लिक बने हैं, एंड दैट इज व्हाई वी विल फॉलो एवरीथिंग दैट इज रिटन ओवर हियर। किसी एक के लिए दूसरा रूल और किसी दूसरे के लिए तीसरा रूल ऐसा अप्लाई नहीं होगा। सब लोग एक ही नाव में सवार है, सब लोग सेम चीजों को फॉलो करेंगे। ठीक है, सो बैकग्राउंड क्या है हमारा? वेयर डिड इट स्टार्ट फ्रॉम? हमने कहाँ से लिया इंस्पिरेशन, या कैसे किया डिजाइन? अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था एक ऐसे देश के लिए जो इतनी ज्यादा डाइवर्स थी। सिर्फ इतना ही नहीं, इसको बनाने वाले खुद भी बहुत अलग अलग बैकग्राउंड के, अलग अलग कल्चरल डाइवर्सिटी के, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट के लोग थे, जो एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे। तो ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स होने वाला था, क्योंकि ये सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं, फ्यूचर के लिए भी बनाया जा रहा था, ऐसा कि लॉन्ग टर्म में भी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर सके। सो इट वाज गोइंग टू बी अ वेरी कॉम्प्लेक्स, एंड इट वाज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्लस हिस्टोरिक प्रोसेस। हमारी हिस्ट्री में आज भी दर्ज है, दुनिया की हिस्ट्री में आज भी दर्ज है कि ये प्रोसेस कितना ज्यादा वास्ट, कॉम्प्लेक्स या इंपॉर्टेंट भी था, और कैसे हमने फिर भी इसको अचीव किया, और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए एक ऐसे रूल्स, रेगुलेशंस और कॉन्स्टिट्यूशन को रेडी किया जिसमें सब लोग डिस्पाइट ऑफ देयर डिफरेंसेस, डिस्पाइट ऑफ देयर कॉमननेस, अलाइन हो गए और कॉन्फ्लिक्ट से काफी दूर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ गए। So it involved contributions of a lot of individuals, as I told you, from various backgrounds. And this was also very important. Though it made the process complex, but it also made the process very inclusive. कैसे inclusive? भैया, हर एक डिफरेंट बैकग्राउंड से जब लोग आ रहे थे, तो वो रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहे थे। किसके रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहे थे? उन लोगों के जो उस बैकग्राउंड को बिलोंग करते हैं, तो उनके सारे रिप्रेजेंटेटिव बन के आ रहे थे, और इसीलिए इन सारे लोगों को फील हो रहा था बहुत ज्यादा इंक्लूडेड। इसीलिए हमें जब लगता है हमारा कोई रिप्रेजेंटेटिव था जिसने हमारी प्रॉब्लम्स, हमारे कॉन्टेक्स्ट, हमारे बैकग्राउंड की प्रॉब्लम्स को भी वहां एड्रेस किया, और ऐसे रूल्स और पॉलिसीज बनवाए जिससे हम सारे लोग, मतलब जो भी चंक है, वो एक पर्सन से एसोसिएट करते हैं, और उन्होंने हमारी रिप्रेजेंटेशन का ध्यान रखा। This process started in December of 1946 itself. तो हमारी आज़ादी के पहले से जब बात चलने लग गई थी कि इंडिपेंडेंस मिलेगी, ब्रिटिशर्स जाएंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का प्रोसेस शुरू हो चुका था, एंड दैट इज व्हेन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज फॉर्म्ड. What do you mean by the Constituent Assembly? This is the assembly of the members who were going to actively participate in contributing into the making of constitution with their ideas, their perspectives, their discussions. ये वो लोग थे जो एक्टिवली हिस्सेदार बने कॉन्स्टिट्यूशन को उसके फाइनल फॉर्म में ला करके रेडी करने के लिए. ठीक है, so these are the people that we are talking about. So let's get started and understand this question. I mean, like, let's get started with the quiz and then we'll understand कि Constituent Assembly और डिटेल में. When did the process of making of the constitution begin? कब शुरू किया हमने? 1947, 1946, 1948 और 1949.
अब इसका जवाब ढूंढना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है हमारे लिए, हमने अभी अभी इसको एक तो पढ़ा भी है, बट दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमें पता है कि 1950 में जनवरी में ही, यानी कि 1950 को कंसिडर मत ही करो, उसके पहले ही जो है काम जो है रेडी हो चुका था नवंबर 1949 में, तो मतलब कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो चुका था। तो 49 तो होगा नहीं और 3 साल लगे लगभग, तो 49 में अगर रेडी हुआ और 3 साल लगे तो क्या होगा, 1946 आज़ादी के पहले ही शुरू हो गया था। कब, दिसंबर में। So December of 1946 is when the process had already started, where the Constituent Assembly was formed and they had started working on the making of the Constitution. अब समझते हैं और बात करते हैं इन लोगों के बारे में जिन्होंने इस संविधान को बनाया, जो आज हमारे पूरे देश को, दुनिया की लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री को रन कर रही है, और सारे लोग फिर भी अलाइनमेंट में है, यूनाइटेड है, डाइवर्सिफिकेशन के बावजूद इंक्लूसिव फील कर रहे हैं, अकोमोडेटेड फील कर रहे हैं। So guys, the Constituent Assembly was formed with this very clear purpose. पर्पस क्या था, क्यों हमको चाहिए थी, ये सबसे पहले समझना जरूरी है। What was the purpose? The purpose was very simple कि इंडिया की पार्टीशन होने वाली थी, अब इंडिया रेडी होने वाला था एक अपनी इंडिपेंडेंट सोवरीन फॉर्म ऑफ कंट्री की तरह, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए था, एक रूल बुक चाहिए थी इस नए कंट्री को चलाने के लिए, जो कि आज से पहले हमने नहीं देखा था। इसके पहले क्या हुआ था, इसके पहले मोनार्की हुआ करती थी, और मोनार्की के बाद सीधा हम कहाँ आ गए थे, कोलोनाइज हो गए थे। तो कोलोनाइजेशन और मोनार्की यानी कि हमेशा हमारे ऊपर एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट रही, जहां पे लोगों के पास पावर नहीं था, पीपल डिड नॉट हैव एनी से, पीपल हैड नो पावर्स, पीपल वर जस्ट नोबडीज, राइट। सो द असेंबली वाज नाउ फॉर्म्ड विद द वेरी सिंपल आइडिया कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन, एक ऐसी किताब रेडी करें जहां लोगों के पास भी पावर हो, लोगों को हर्ड फील हो, लोगों को सेम और इक्वल फील हो, और डेमोक्रेसी की, रिपब्लिकन कंट्री की एक स्पिरिट मेंटेन रहे। So the assembly comprised of 299 members. As I told you, almost 300 लोग थे। 299 लोग मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने वाले थे। इतने लोगों की क्यों जरूरत थी, क्योंकि हमारा देश भी बहुत डाइवर्स है और हर एक डाइवर्स बैकग्राउंड से हमें एक रिप्रेजेंटेटिव चाहिए था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये लोग ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आ गए, या मान लो कांग्रेस उस वक्त एक बड़ी पार्टी थी और कोई और पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो कांग्रेस ने बोला कि हम इन लोगों को लेंगे और ये बनाएंगे, नहीं, लोगों को ही हक दिया गया कि तुम चुनो। The citizens were given the right to choose the representatives, and then these representatives comprise the Constituent Assembly, और उन्हीं लोगों के द्वारा जो डायरेक्टली इलेक्टेड थे, यानी कि डेमोक्रेसी की बीज तभी बो दी गई थी, उसका झंडा तभी फहरा दिया गया था, और ये सारे लोग रिप्रेजेंटेटिव्स थे फ्रॉम डाइवर्स रीजन्स, कम्युनिटीज एंड पॉलिटिकल पार्टीज, chosen by the people of India to prepare the constitution for people of India। तो यहाँ पे भी हमने शुरुआत ही बहुत इंक्लूसिव तरीके से करी थी। So that is what the Constituent Assembly was, with 299 members formed representing everybody। प्रोमिनेंट लीडर्स की बात की जाए तो हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सरदार भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, दीज पीपल यू शुड रिमेंबर, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा बड़ा, ज़्यादा प्रोमिनेंट रहा है, ज़्यादा स्ट्रॉन्गली कंपेयर टू अदर्स रहा है। इनका चेयर, हु वाज द चेयरमैन की अगर पूछी जाए तो इट वाज, द कमिटी वाज चेयर्ड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो प्रेसिडेंट भी बनते हैं फिर हमारे। तो असेंबली जो है 2 सालों तक मिलती रही, और कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली कब अडॉप्ट किया गया, नवंबर 26 ऑफ 1949। देखो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, अडॉप्शन जो है 26 नवंबर को ना हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया था ऑफ 1949, पर हमने 2 महीने इसलिए वेट किया और जाकर उसको 26 जनवरी को फिर जो है एग्जीक्यूट किया। क्या किया, एग्जीक्यूट किया। तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अडॉप्शन नवंबर में हुआ था, एग्जीक्यूशन, इनैक्टमेंट या फिर आपका ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आप 26 जनवरी से कनेक्ट करोगे, और बाकी अगर आपका अडॉप्शन की बात की जाए तो वो नवंबर से कनेक्ट करोगे। 2 महीने क्यों इंतजार किया, क्लास 10th में वैसे तो आपको ये पढ़ना है, आपको बताया जाएगा, बट मैं शॉर्ट में बता देती हूँ। हमने ना 26 जनवरी को पहले, और इससे और कुछ सालों पहले, लगभग 20 साल, मतलब ऑलमोस्ट 15-18 साल पहले, 1929-30 के अराउंड,
26 जनवरी को वो दिन माना था जिस दिन हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाले थे, कि सब लोग इकट्ठा आएंगे और बोलेंगे हम इंडिपेंडेंट है, अंग्रेजों भारत छोड़ो। ये मूवमेंट बहुत स्ट्रांग थी, उसकी इमोशंस बहुत स्ट्रांग थी, बट ये मूवमेंट उस तरीके से मोमेंटम नहीं गेन कर पाई, थोड़ी सी फेल हो गई। लेकिन इस दिन का इंपॉर्टेंस कम नहीं होना था, और उस दिन को हम उस चीज़ की वैल्यू देना चाहते थे, उस चीज़ को ट्रिब्यूट देना चाहते थे। तो हमने सोचा ठीक है यार, नवंबर में रेडी हो गया तो क्या हुआ, ठीक 2 महीने बाद जो है दिसंबर से जनवरी ऑफ 1950 इज वेयर वी विल इनैक्टेड, दैट इज व्हेन वी विल एग्जीक्यूटेड, अडॉप्ट हम अभी कर लेते हैं, हमारा रेडी हो चुका है कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए 26 जनवरी को जो है रिपब्लिक डे की तरह मनाया जाता है। अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ फीचर्स क्या है। सो इट इज वन ऑफ द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशंस, इसीलिए इसको बल्कि भी बोला जाता है, बल्किएस्ट इन द वर्ल्ड ग्लोबली, जहां पे 395 आर्टिकल्स और 12 स्केड्यूल्स हैं। बच्चे बेसिकली क्या है, आप समझो कि आप ऐसे इमेजिन कर सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन को इतने यूनिट्स में एक तरीके से डिवाइड किया गया है, और हर एक यूनिट में इतने सारे आर्टिकल्स कुछ कुछ हिस्सों में लिखे गए हैं। तो 12 शेड्यूल्स और आपके 395 आर्टिकल्स है जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली, यानी कि बहुत डिटेलिंग के साथ, वेरी वेल डिटेल्ड, ठीक है। तो द कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्प्रिहेंसिवली आउटलाइंस द राइट्स एंड द ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, तो बहुत डिटेल तरीके से, ताकि कोई भी विंडो ऑफ कंफ्यूजन ना रह जाए, कहीं पे भी किसी को एक्सप्लॉयटेशन का आपको मौका ना मिल जाए, कोई डिसएडवांटेज ना ले एम्बिगिटी यानी कि द अननोन, कि अगर इतना क्लियर, इतना डिटेल नहीं डाला तो यहाँ पे इस डिटेल के नहीं होने का फायदा कोई उठा सकता है, एडवांटेज उठा सकता है। इसीलिए बहुत कॉम्प्रिहेंसिव रखना, बहुत डिटेल रखना इस डॉक्यूमेंट को, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपना काम अच्छे से निभाया। उन्होंने ढंग से बताया कि एज अ सिटीजन ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोवरीन रिपब्लिकन नेशन हमारी क्या राइट्स है, हमारे क्या हक है, ताकि चाहे सरकार में कोई भी हो उस अपनी पावर को एक्सप्लॉइट करके हमें ना दबा सके। सिटीजन्स हमेशा नंबर 1 पे रहेंगे, सिटीजन्स हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे, ठीक है। उन्होंने बताया कि सरकार की क्या पावर है, तो ये भी डिफाइन किया। अब आपको लगेगा कि ये तो यहाँ पे इनका पावर भी डिफाइन कर दिया है, तो अच्छा क्या हुआ, अच्छा ऐसे हुआ कि अब भैया तुमने किसी के पावर्स नहीं बताए, तो वो ज्यादा पावर भी तो अज्यूम कर सकता है, वो उस पावर को एक्सप्लॉइट भी कर सकता है। वो कह सकता है कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में इतना ज्यादा नहीं लिखा है, तो सिर्फ ये नहीं, मैं ये भी आई कैन डू, नहीं, इन्होंने क्लियरली बता दिया कि भाई एज अ गवर्नमेंट दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन डू, इसके ऊपर तुम अपनी जो है चलाने की कोशिश मत करना, अपनी पावर को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश मत करना। द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट इज वेल, तो सरकार जो रूल करेगी, जो देश चलाएगी, वो क्या करेगी, बाकी जुडिशियरी क्या करेगी, एग्जीक्यूटिव्स क्या करेंगे, हर एक जो आपकी सरकारी नौकरी वाले लोग होते हैं उनका क्या कर्तव्य है, व्हाट इज देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द नेशन, व्हाट इज देयर ड्यूटी टुवर्ड्स द सिटीजंस, व्हाट इज द ड्यूटी एंड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कितने हद तक आप जो है अथॉरिटी ले सकते हो, जहां नहीं ले सकते हो, क्या राइट्स हैं और क्या ड्यूटीज हैं एक सिटीजन के, ये सारी चीजें क्लियरली डिफाइन की गई इतने डिटेल में कि चाहे वो सिटीजन हो, चाहे वो सरकार हो, उसका गलत फायदा ना उठाए, कहीं डिसएडवांटेज ना उठाए, या उन्हें कहीं पे भी सफर ना करना पड़े। So that brings us to the next question. The president of the Constituent Assembly was, who was the president of the Constituent Assembly? B.R. Ambedkar, Dr. Rajendra Prasad, Mahatma Gandhi और जवाहरलाल नेहरू। So guys, आई होप आपने अभी तक थोड़ा सोच लिया, समझ लिया। हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में पढ़ा है, आप बहुत जगह डॉक्टर B.R. अम्बेडकर भी पढ़ते हो और वहां पे भी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, बट अगर पूरी असेंबली की 299 लोगों की बात की जा रही है तो वहां पे आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम ही याद रखना है। एक छोटी सी डिटेल और बता देती हूँ, वो छोटी सी डिटेल ये है कि आउट ऑफ दीज 299 पीपल देयर वर एक्चुअली, इनमें एक छोटा क्लोज्ड ग्रुप भी था, ठीक है। वो क्लोज्ड ग्रुप किस चीज का था, वो क्लोज्ड ग्रुप था ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है। देयर वाज अ क्लोज्ड ग्रुप ऑफ फ्यू मेंबर्स और इसको हेड कर रहे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो यहां पे 2 हेड्स के नाम पे आपको कंफ्यूजन हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट जो थे असेंबली के वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेकिन जो ड्राफ्टिंग कमिटी थी वहां पे आपके डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा है कि जो सब लोग लिख रहे थे, अब सब 299 लोग सब
कुछ लिखने लग जाते तो दिक्कत हो जाती। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और इनके कुछ और मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी में बैठ गए, इन्होंने ड्राफ्ट करना शुरू किया। अब उस पर पूरी डिस्कशन, सब कुछ क्या कैसे कहाँ, वो सब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली करती थी। और ये पूरी रिकॉर्ड, कौन सी चीज़ को कहाँ पे उन्होंने बदला है, क्यों इतना वक्त लगाया है, क्या डिस्कशंस हुई हैं, इसका सारा रिकॉर्ड अवेलेबल है हमारे पास। आप इसको देख सकते हो, सुन सकते हो, यू हैव एक्सेस। आपके पास राइट टू इन्फॉर्मेशन से पूरा ऑप्शन है उसको जाकर के एक्सप्लोर करने का, ठीक है। नाउ कमिंग बैक एंड टॉकिंग अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सर्व करती है एज द फाउंडेशन ऑफ द इंडियन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, क्योंकि भैया यही बेस है, इसी के हिसाब से पूरा देश चलता है। सो जो भी ये कहता है वही है, इट इज व्हाट इट इज, यही पत्थर की लकीर है और ये टेस्टिमनी है, ये एक एविडेंस है इस चीज का टू द विजन एंड द फोरसाइट ऑफ द लीडर्स हु फ्रेम्ड इट। उन्होंने जो देखा, देश को जैसे इमेजिन किया, उस सारी चीज की एक टेस्टिमनी, जीता जागता सबूत है ये, और वो हमें दिखता है, तभी तो इतने सालों बाद भी हम इसको आराम से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, राइट। तो अब इस कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव, इस कॉन्स्टिट्यूशन का पर्पस क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट थिंग दैट द कॉन्स्टिट्यूशन इज बीइंग ट्राइंग टू अचीव। So it lays out certain ideals to form the basis of the country, कि भैया वो आइडल क्या है, यानी कि आप समझो कि बिलीफ सिस्टम क्या है, देश किस चीज में बिलीव करेगा, कि मोनार्की अथॉरिटी में बिलीव करेगा, कि लिबरलाइजेशन में बिलीव करेगा, सोवरेनिटी में बिलीव करेगा, सेक्युलरिज्म में बिलीव करेगा, किन आदर्शों को मानेगा, ये हमें कॉन्स्टिट्यूशन बताता है। कि एज अ देश, जैसे एज अ पर्सन आप कहते हो ना कि ये बंदा बहुत लिबरल है, दिस पर्सन इज वेरी ओपन माइंडेड, दिस पर्सन इज वेरी लिबरल, दिस पर्सन इज वेरी कंजर्वेटिव, ये आइडल्स होते हैं जो आप फॉलो करते हो। वैसे ही नेशंस भी होते हैं कि ये नेशन बड़ा कंजर्वेटिव है, ये नेशन बड़ा ऑर्थोडॉक्स है, ये नेशन बड़ा ओपन माइंडेड है, बहुत एडवांस है, बहुत मॉडर्न है। किस बेसिस पे बोलता, किस तरह की पॉलिसीज फॉलो हो रही हैं, किस तरह का रूल्स और रेगुलेशन है, क्या लॉ है, और वो लॉ उस जगह की आइडल्स को दिखाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो शोज द आइडल्स बिकॉज द लॉज एंड द पॉलिसीज दैट आर फॉर्म्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट द कंट्री विल फॉलो। It defines the nature of a country's political system. पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा, एज आई सेड, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा, सोवरीन होगा, ऑटोक्रेटिक होगा। कॉन्स्टिट्यूशन जो बताएगा वो देश वैसा चलेगा, और हम इसीलिए इतने ज्यादा सिटीजन सेंट्रिक है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने बोला है टू सेव अस फ्रॉम आवरसेल्व्स। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आवरसेल्व्स से हमारा क्या मतलब है, चाहे सिटीजन्स हो, चाहे, और अल्टीमेटली गवर्नमेंट भी सिटीजन्स ही फॉर्म करते हैं, बट सिटीजन्स हो, गवर्नमेंट हो, या कोई भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो, उसको अगर आप बिना डिफाइन किए अंधा पावर दे दो, इमेंस पावर दे दो, तो एक्सप्लॉयटेशन होती है, उसका डिसएडवांटेज लिया जाता है, एंड इट लीड्स टू डिस्ट्रक्शन इफ देयर इज नो क्लैरिटी। बट अगर क्लैरिटी आती है तो आप अपने आप से अपने आप को बचा लेते हो फ्रॉम द वर्स्ट दैट यू कैन डू, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी गाइडलाइंस प्रोवाइडेड फॉर यू। तो ये हमें गाइड करती है, गाइडलाइंस है, प्लस ये हमें लिमिट करती है, लिमिटेशंस भी सेट करती है, लिमिट करती है विद द लिमिट्स दैट विद क्लियर डिफाइंड रूल्स, ताकि हम खुद से बड़ी मिस्टेक्स ना करें, हिस्ट्री से जो सीखा है उसको फॉलो कर सके, लिमिटेड रह सके, प्रिवेंट करती है टायरनी या डोमिनेशन को, क्योंकि पावर गवर्नमेंट की डिफाइंड है। कोई भी कल को आकर के डिक्टेटर बन जाए, टायरेंट बन जाए, ये सारी चीजें नहीं होगी। मेजॉरिटी के ऊपर माइनॉरिटी जो रूल करने लग जाए, किसी भी तरह का डोमिनेशन हो जाए, कुछ लोगों को आउटकास्ट कर दिया जाए, साइडलाइन कर दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। सबको साथ में लेके कैसे चलना है ये इंश्योर करती है कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ व्हाट आर द फीचर्स? So there are multiple features that of course the constitution has. कुछ key features की अगर बात की जाए तो उसमें पहला आता है कि it is very very lengthy, comprehensive and detailed. लंबा बहुत है, बहुत लेंदी है, बहुत वास्ट है, लेकिन बहुत डिटेल्ड है, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। जितनी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होगी उतना पढ़ने वाले के लिए आसानी होती है, उतना फॉलो करने वाले के लिए आसानी होती है, और एम्बिगिटी कम होने की वजह से उसका डिसएडवांटेज लेना, उसका गलत फायदा उठाना, उससे मुश्किलें खड़ी होना, वो रिड्यूस करती जाती हैं। The Indian Constitution is one of the longest and detailed constitution. हमने देख ही लिया है कि 395 आर्टिकल्स और 12 schedules है जो इसके अंदर पाए जाते हैं. Which brings us to the next question. The question is, how many articles are there in the original text of the Indian Constitution? 395, 348, 400 और 187. कितने आर्टिकल्स है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? 395, 348, 400 और 187. तो 12 शेड्यूल्स हैं हमने पढ़ा, और हमने देखा कि हमारे पास कितने आर्टिकल्स हैं? 395. So the total number of articles that we have is in the original constitution 395.
अनदर फीचर इज द फेडरल स्ट्रक्चर। अब आपको ये याद रखना है कि स्ट्रक्चर से हम फेडरल है बट स्पिरिट से हम यूनिटरी हैं। कहीं पे भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है कि वी आर अ फेडरल नेशन। तो हमारा स्ट्रक्चर इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है कि सरकार को अलग अलग लेवल्स पे बांटा गया है और उस लेवल्स के हिसाब से पावर्स भी बांट दिए गए हैं। बिकॉज अगेन अगर आप पावर डिफाइन ना करो तो वो कॉन्फ्लिक्ट में लीड कर सकता है विच विल अल्टीमेटली टेक यू टुवर्ड्स एन अनस्टेबल गवर्नमेंट। और सरकार हमें अनस्टेबल नहीं चाहिए, देश हमें अनस्टेबल नहीं चाहिए। तो हमारे यहाँ डिवीजन हुआ सेंट्रल और स्टेट के बीच में। लोकल गवर्नमेंट थोड़ी टाइम बाद आया, राजस्थान से शुरू हुआ और धीरे धीरे हर जगह स्प्रेड हुआ। इसके बारे में आप क्लास 10th में पावर शेयरिंग और फेडरलिज्म वाले चैप्टर में और डिटेल में पढ़ोगे। बट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड पहले से करके चलता है पावर को, दो लेवल पे डिवाइड किया है, सेंटर और स्टेट के पावर लेवल पे, और किसकी क्या ड्यूटीज होंगी, किसकी क्या जुरिस्डिक्शन है, यानी कि किन चीजों पे उनको हक है अपनी पावर एग्जर्ट करने का, ये क्लियरली डिफाइंड है कॉन्स्टिट्यूशन में, ताकि कहीं भी चल के कोई दिक्कत ना हो। सेंटर किन चीजों पे डिसीजन लेगा वो बताया हुआ है, स्टेट किन चीजों पे डिसीजन लेगा वो बताया हुआ है, दोनों मिलकर किन चीजों पे डिसीजन लेंगे वो बताया हुआ है। एंड दैट इज व्हाट इज द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। The next feature is the fundamental rights, the basic rights, the civic rights। ठीक है, आप देखोगे कि अभी क्लास 9th में यू विल रीड फ्रेंच रिवॉल्यूशन और वहां पे आप देखोगे कि जब मोनार्की थी या नाजिज्म जब आप पढ़ोगे तो देखोगे जब डिक्टेटरशिप थी, लोगों के पास कोई राइट नहीं था यार, अपना लोगों की अपनी कोई से नहीं थी। इसी वजह से सिटीजन्स वर नॉट प्रोटेक्टेड। कुछ लोगों को भले फेवर मिलता था बट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल वुड सफर फॉर अदर वन और द अदर रीजन। और इस चीज से बचाना लोगों को जस्ट फॉर बीइंग ह्यूमन बहुत जरूरी था। आप किसी देश पे किसी लैंड पे पैदा होते हो तो वहां पे आपके पास उस देश को अपना बोलने के लिए एक हक होना चाहिए। वो आपको देश जो है फॉस्टर करे, आपको ग्रो करे, प्रोटेक्ट करे। और वो प्रोटेक्शन कैसे आएगी? हो सकता है उस देश में कभी कोई ऐसी सरकार आ जाए जो इस चीज को रिकॉग्नाइज ना करे। और इसी चीज को कॉन्स्टिट्यूशन से ध्यान में रखते हुए लोगों को वो बेसिक राइट्स दिए गए हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइट्स जो लोगों को अपनी प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, चाहे उस देश में कुछ भी हो जाए। और इसको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, और ये राइट्स आपसे कोई नहीं छीन सकता, राइट। तो इन राइट्स में आता है राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, फ्रीडम ऑफ रिलीजन राइट है, उसका राइट है हमारे पास। कल्चरल एजुकेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स कराना, कि प्रॉब्लम के साथ ही जीते जाओ ये नहीं सोचो। ये भी एज अ फंडामेंटल राइट दे दिया कि कल को एज अ सिटीजन आप कहो कि नहीं यार कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो है ये बड़ी प्रॉब्लम है, तो नहीं, आपको अगर लग रहा है प्रॉब्लम है तो उसको फिक्स कराना है। सो डिवाइडिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट अमंग डिफरेंट ब्रांचेस, व्हाट इज दिस नोन एज? सेपरेशन ऑफ पावर, ट्राई गवर्नमेंट बैलेंस, पिरामिड पावर और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। तो जो फेडरल स्ट्रक्चर है जो हम फॉलो करते हैं उसमें क्या करते हैं, हम पावर को डिवाइड करते हैं अलग अलग लेवल्स पे, अलग अलग ब्रांचेस में। इसको आप क्या कहोगे? पावर सेपरेट करना, ट्राई गवर्नमेंट बैलेंस करना, पिरामिड बनाना पावर का, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर। व्हाट वुड यू कॉल दिस? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? पावर एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट ना हो जाए ताकि कोई उसको एक्सप्लॉइट करे, क्योंकि मोनार्क्स, डिक्टेटर्स क्या करते हैं, कोई कॉन्स्टिट्यूशन होता नहीं है तो वो उनके पास इमेंस पावर है, सारा पावर उन्हीं के पास है। जज भी वही हैं, पुलिस भी वही है, वकील भी वही है, राजा भी वही है, गवर्नमेंट भी वही है। तो पावर भर भर के आ गया तो एक्सप्लॉइटेशन होती है, उसकी एडवांटेज ली जाती है। तो जरूरी है कि इस पावर को बांट दो ताकि कोई उसको आगे चलकर एक्सप्लॉइट ना करे। सो दिस इज नोन एज सेपरेशन ऑफ पावर्स। पावर्स को डिवाइड करना, सेपरेट करना ताकि ना हो कोई भी एक्सप्लॉइटेशन। Okay, next feature is the DPSP, which is your directive principles of state policy। तो हमें फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए बट साथ साथ कुछ ड्यूटीज भी देंगे, कुछ डायरेक्टिव्स भी देंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड करता है आपकी DPSPs, जो कि बेसिकली नॉन जस्टिशिएबल गाइडलाइंस है फॉर द गवर्नमेंट टू प्रमोट सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर। फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, सिटीजन्स प्रोटेक्टेड रहेंगे, लेकिन सिर्फ प्रोटेक्शन क्या काफ़ी है? उनकी भलाई के बारे में, उनके जस्टिस के बारे में
उनकी ग्रोथ के बारे में, उनके वेलफेयर के बारे में कौन सोचेगा? सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सरकार हो सकता है कह दे कि भैया मेरा जो काम था डिसीजन लेना, पॉलिसी बनाना, देश को चलाना, मैंने कर दिया, हर एक सिटीजन के लिए मैं क्यों काम करूं? हर एक सिटीजन की ग्रोथ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे बनेगी? सरकार वो ओनरशिप कैसे लेगी? इसको भी ध्यान में रखते हुए इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज को भी इंक्लूड किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार ओनर्स ले, सरकार रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और सरकार चलाए। इस चीज को ध्यान रखते हुए ऐसी गाइडलाइंस दी गई हैं जो प्रमोट करे सोशल जस्टिस को, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन हो रही है तो सोसाइटी की डेवलपमेंट लाना, सोशल इक्वालिटी लाना, सोशल डिफरेंसेस से परे उठना और उसके ऊपर वेलफेयर करना, सोसाइटी की भलाई करना। ठीक है। नेक्स्ट फीचर इज योर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारी सरकार कैसी है? हमारी सरकार प्रेसिडेंशियल फॉर्मेट में नहीं चलती है, जो कि आपका जैसे यूएस हो गई। हमारे यहाँ क्या चलता है? पार्लियामेंट रहता है। तो इंडिया में एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रन करता है जहां पे प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड हो जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्चुअल हेड हो जाते हैं गवर्नमेंट के, इज द एक्चुअल हेड। ठीक है। तो अब बच्चे यूएस का एग्जांपल लो तो वहां पे आप प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं सुनते होगे, आप हमेशा सुनोगे हु इज द प्रेसिडेंट, एंड द प्रेसिडेंट इज द होल एंड सोल। प्रेसिडेंट ही सारे डिसीजंस लेते हैं, प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर होता है, एक्चुअल पावर होता है, वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। दूसरा होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे ना पूरा पार्लियामेंट मिलकर डिसीजन लेता है और जो है प्रेसिडेंट होंगे बट वो नॉमिनल हेड होंगे, यानी कि कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि थोड़ा सा नेम सेक के लिए हम कहेंगे कि वो हेड ऑफ द स्टेट है, वो बिल्कुल हेड है इंडिया के, लेकिन एक्चुअल पावर्स, ट्रू डिसीजन मेकिंग, ये सारे किसके पास होते हैं? प्राइम मिनिस्टर के पास। और प्राइम मिनिस्टर कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो कि प्रेसिडेंट नहीं होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं। पार्लियामेंट आपका लोकसभा, राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट को कंबाइन करके कहा जाता है। ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इज द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेंगे वही एक्चुअल होता है। ट्रू पावर्स ऑफ एग्जीक्यूशन प्राइम मिनिस्टर के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास नहीं होती है। प्रेसिडेंट आपकी जो भी चीज अगर बड़ी कर रहे हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर की सलाह मशवरा से, उनके साथ मिलकर के, अप्रूवल से, उनके साथ डिसाइड करके करते हैं। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा अगर एक ऐसे देश में चले जाओ जहां पे जजेस जो है वो गवर्नमेंट की कंट्रोल में, तो कभी भी जस्टिस नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कह सकते कभी नहीं मिलेगा, बट जहां पे भी जिसके पास भी पावर है वो जाकर के जजेस को, जुडिशरी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करेगा और बोलेगा मेरी बात मानो। तो जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है फॉर ट्रू जस्टिस, फॉर ट्रू रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स टू हैपन। जजेस बिना डर के, बिना किसी प्रेशर के, आजादी के साथ, निडर होकर क्या कर सके? अपने सारे डिसीजंस को मेक कर सके, अपने सारे स्टेटमेंट्स और जजमेंट्स दे सके, ताकि ट्रू जस्टिस इन द सोसाइटी एग्जिस्ट करे। तो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है, लोकल कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ये सब कुछ है, ये सब इंडिपेंडेंट है। वहां पे कोई भी मिनिस्टर, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ये जाकर नहीं कह सकता कि मेरी सरकार है, मेरे हिसाब से ये कर दो, ये मेरा बंदा है, ये कर दो, या मुझे ये पसंद नहीं है, इसके अगेंस्ट दे दो। जज एविडेंस देखेगी और अपना काम उसके बेसिस पे करेगी। सो दैट इज योर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिलर ऑफ ट्रू डेमोक्रेसी ऑफ अ ग्रोइंग डेवलपिंग नेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। Secularism, this is one of the most important features and one which is spoken of very often. Secularism का क्या मतलब है? कुछ देश आप देखोगे जहां पे ऑफिशियल रिलीजन होता है, जैसे कि आपका नेपाल हो गया। नेपाल में ऑफिशियल रिलीजन हिंदुइज्म है। ठीक है। पाकिस्तान हो गया, इस्लाम इज द ऑफिशियल रिलीजन। वैसे ही कहीं पे क्रिश्चियनिटी, कहीं पे कुछ, ऐसे करके ऑफिशियल रिलीजन है, यानी कि ये वो रिलीजन है जिसको गवर्नमेंट प्रमोट करती है, गवर्नमेंट फॉस्टर करती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, और उसी के अराउंड कई बार रूल्स और पॉलिसीज भी बनाई जाती हैं, लॉज भी बनाई जाती हैं, इन अलाइनमेंट टू द रिलीजन दैट इज बीइंग फॉलोड, इन अलाइनमेंट टू द रिलीजन दैट इज ऑफिशियली टेकन बाय द नेशन। ये होता है आपका एक ऐसा स्टेट जो कि पर्टिकुलर रिलीजन बेस्ड होता है। हम क्या हैं?
हम एक सेक्युलर स्टेट है, यानी कि हम प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म फॉलो करते हैं, जहां पे हमारा स्टेट एक न्यूट्रल स्टेट है टुवर्ड्स रिलीजन। हमारा कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है, हम किसी एक रिलीजन को प्रमोट नहीं करते, हमारा कोई रूल्स रेगुलेशन उसके हिसाब से नहीं चलता है। हमारे यहाँ पे सबको आज़ादी है, जिस भी रिलीजन को जो भी बंदा फॉलो करना चाहे उसे उस बात की पूरी आज़ादी दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने रिलीजन को प्रीच कर सकता है, प्रमोट कर सकता है, प्रोपगेट कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है। अब नहीं मन है कोई रिलीजन फॉलो करने का तो गवर्नमेंट की तरफ से कोई वो नहीं है, गवर्नमेंट कोई रोक टोक नहीं करेगी व्हेन इट कम्स टू द रिलीजियस मैटर्स। लेकिन यहाँ पे एक थोड़ा सा कंडीशन जो है, ये एस्टेरिक्स बना देती हूँ, कंडीशन अप्लाइड है। अनटिल अनलेस यूनिटी, किसी की फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ें हैम्पर हो रही हूँ, ये सारी चीज़ें ओवरलैप हो रही हूँ, गवर्नमेंट इंटरवीन नहीं करता है। क्लास 8 में हमने पढ़ा है कि इंडिया का सेक्युलरिज्म जो है वो यूएस के सेक्युलरिज्म से थोड़ा डिफरेंट है। हमारे यहाँ फिर भी गवर्नमेंट थोड़ी सी इंटरवेंशन डालती है डिस्पाइट ऑफ बीइंग अ सेक्युलर स्टेट, क्योंकि देखो सेक्युलर स्टेट है तो ये किसी रिलीजन को प्रमोट नहीं करी, किसी रिलीजन को फॉलो करने नहीं कह रही, लेकिन इंटरवीन करती है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वहां पे कहीं पे मतलब यूनिटी, फंडामेंटल राइट्स, ये सारी चीज़ों पे, राइट टू इक्वालिटी, इन सारी चीज़ों पे जब बात आती है तो वहाँ सरकार आएगी देखने की कॉन्स्टिट्यूशनल है कि नहीं सारा कुछ। लेकिन यूएस में आप रिलीजन के मामले में चाहे कुछ हो जाए, स्टेट कभी इंटरफेयर नहीं करता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा सेक्युलरिज्म भी अलग अलग तरीके का होता है, यूएस का और इंडिया का थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट है। So that brings us to the next quiz question. India is called a secular country because citizens have the fundamental rights to do what? और ये एक fundamental right है by the way. It is not like a something that has just been mentioned. ये एक basic fundamental right है, इसको कोई violate नहीं कर सकता, कोई भी सरकार हो कभी नहीं बदल सकती। तो वो fundamental right क्या है हमारी, जिसकी वजह से हम एक secular state हैं? Freedom of speech and expression, freedom to profess the religion of one's choice, assemble peacefully without arms, or form associations or unions or cooperative societies. What do you mean by a secular country? कौन सा हक हमें दिया गया है जिसकी वजह से हम अपने आप को सेक्युलर बुला सकते हैं? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सो बच्चे, सेक्युलैरिटी बेसिकली रिलीजन से रिलेटेड है, तो हमें कोई भी रिलीजन प्रोफेस करने का, प्रैक्टिस करने का, प्रीच करने का हक है, एंड दैट इज व्हाई वी आर अ सेक्युलर स्टेट. So that is what is meant by secularism over here. And then the final feature, emergency provisions. तो कॉन्स्टिट्यूशन ये भी इंक्लूड करता है कि कोई इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, किसी ने अटैक कर दिया है, कोई डिजास्टर है, कुछ इंटरनल वॉर हो गया है, राइट हो गया है, सिविल वॉर हो गया है, ऐसे में सच एज नेशनल सिक्योरिटी, जब भी नेशन की पूरी सिक्योरिटी पे बात आ जाए, where the central government can take over some of the powers of the state governments. यानी कि क्या समझना है हमें? अब देखो, ऐसा हुआ कि वॉर हो गया या फिर सिविल वॉर हो गया कि लोग आपस में ही वॉर लाइक, मतलब लोग आपस में लड़ रहे हैं और मतलब सिविलियंस लड़ रहे हैं, एक ही देश के लोग इस कदर लड़ रहे हैं कि इट इज रिजेंबलिंग कंडीशन ऑफ अ वॉर। ऐसे सारे केसेस में क्या हो रहा है, इमरजेंसी हो रहा है और देश की सिक्योरिटी पे बात आ गई है या कुछ कॉन्स्पिरेसी चल रही है, कुछ भी ऐसा हो रहा है, तो यहाँ पे ये इमरजेंसी प्रोविजन दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, वैसे तो पावर डिफाइंड है ना, पावर डिफाइंड है क्लियरली बाय द कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज ऑफ आवर फेडरल स्ट्रक्चर, कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है। लेकिन यहाँ पे कई बार क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज डिफरेंट होती हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग होती है, क्योंकि अलग अलग लेवल पे अलग अलग सरकार होती है, तो ये सारी चीज़ें होती है। और स्टेट का अपना जुरिस्डिक्शन है, उसके अपने राइट्स हैं, वो अपना राइट्स प्रैक्टिस करता है। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी जुरिस्डिक्शन है, अपने राइट्स है, वो अपने राइट्स प्रैक्टिस करता है। लेकिन जब इमरजेंसी आती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेता है बहुत सारे पावर्स, क्योंकि हो सकता है कि स्टेट को लगे कि नहीं, मुझे तो कुछ नहीं हो रहा, बाकी स्टेट्स में हो रही है प्रॉब्लम, या सिविल वॉर चल रहा है, अगर दो स्टेट्स के लोग ही लड़ने लग गए हैं और वॉर लाइक सिचुएशन हो गई है, तो ऐसे में वो दो स्टेट्स का अलग अलग स्टे हो सकता है, अलग अलग टेक हो सकता है। तो ऐसे में सेंट्रल पावर आ जाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है, उनके कुछ पावर्स लेती है और पूरे देश की भलाई के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो पूरे देश में सेम होनी चाहिए, अलग अलग स्टेट में अलग अलग नहीं हो सकती, सेंट्रल ही गवर्नमेंट डिसीजन मेक करती है और पावर अज्यूम कर लेती है, कुछ चीज़ें स्टेट के हाथ से अपने हाथ में ले लेती है, टू इंश्योर यूनिटी, टू इंश्योर सिक्योरिटी, टू इंश्योर कि फर्दर फ्रैगमेंटेशन या वर्जनिंग ऑफ द सिचुएशन, की सिचुएशन जैसे भी है बद से बदतर ना हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश को एक धागे में
में बांध कर चलेगी और पूरे देश की भलाई साथ में सोचेगी, जो कि शायद थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाए स्टेट के लिए। स्टेट अपनी स्टेट स्पेसिफिक चीजों पे ज्यादा ध्यान देगी, विच मे नॉट बी गुड फॉर अदर स्टेट्स और मे बी अनदर वन स्टेट और वट एवर। तो ये इमरजेंसी प्रोविजन भी दिया गया है ताकि हमेशा पूरे देश के लिए भलाई हो और इकट्ठे हो। So with that, we have finished the discussion of the making of the Indian Constitution and what the Indian Constitution is. Let's quickly summarize what we have just done. So we understood that the Constitution is actually the document जो source है हमारे government के powers का to make laws. ये एक guideline भी है कि सरकार कैसे चलेगी. It is a very very detailed, very comprehensive document. और rule of law जब हम बोलते हैं तो वो उसी laws को refer करता है जो Constitution में लिखी गई है, और पूरा देश चाहे जो भी हो जाए अनकंडीशनली हमेशा उसी को अबाइड करेगा। और ये हेल्प करता है कंडीशंस लाइक टायरनी एंड डोमिनेशन एंड डिक्टेटरशिप को, ऑटोक्रेसी को होने से। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स भी उसमें बहुत सारे स्पेशल फीचर्स हैं हमारे, सेक्युलरिज्म है, फलाना ढिमकाना, ठीक है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है आपका, ऐसे बहुत सारे फीचर्स हमने अभी देखे जो हमारे इमरजेंसी प्रोविजन है। उसी में डीपीएसपी जो हैं वो इस कदर बनाई गई हैं कि ऐसा नहीं है कि ये रूल है कि फॉलो करना ही है, तुमने तोड़ा तो तुम गए काम से। लेकिन आइडिया क्या है, इरेडिकेट करना सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटीज। तो वेलफेयर ऑफ द कंट्री कौन सोचेगा, वेलफेयर ऑफ द कंट्री नेशन की गवर्नमेंट सोचेगी, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किया गया है। फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड किए गए हैं जो क्लियरली डिफाइन करते हैं कि एज अ सिटीजन आपके पास क्या हक है, जिसको कभी भी गवर्नमेंट भी नहीं ब्रेक कर सकती है और आप प्रोटेक्टेड रहते हो। एज अ सिटीजन ड्यूटीज भी क्या है वो भी बताई गई हैं। यही कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि हमारा देश जो है वो एक फेडरल सेटअप है जहाँ पे पावर जो है अलग अलग लेवल्स पे डिवाइड की गई है और क्लियरली मेंशन्ड है किसकी क्या पावर है, लेकिन वो इमरजेंसी प्रोविजन में चेंज भी होती है। तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की क्लियर पावर्स डिफाइंड है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जहाँ पे हमने देखा कि प्रेसिडेंट नॉमिनल हेड होते हैं और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक्चुअल हेड होते हैं। पावर सेपरेट किया गया है ताकि बैलेंस बना रहे, बराबरी से लोगों में पावर बटा रहे। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस में फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं लोगों की प्रोटेक्शन के लिए। सेक्युलर स्टेट बनाया गया है। और फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या हैं, ये सबसे बड़ी पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की ऑफ द कॉम्प्रिहेंसिवनेस एंड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी मेंटेन करने की। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स एंड राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। सो विद दिस गाइज प्लीज मेक श्योर कि जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन पे और भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लो, बट कोई क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करो। ये इंपॉर्टेंट है, क्लास 10th में भी बहुत रेलेवेंट है, और अगर आगे चल के ह्यूमैनिटीज लेते हो, सोशल साइंस लेते हो, वहां भी बहुत काम आएगा। तो ऐप कर लो डाउनलोड और फटाफट से जाकर के ऐप को करो एक्सप्लोर। ऐप पे आपको बहुत सारे क्वेश्चन, टेस्ट और वीडियोज भी कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिक मिल जाएंगे। जो चाहिए ये बिल्कुल फ्री है, ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है, अपने आप को सिर्फ रजिस्टर करना है एंड यू कैन फ्रीली एक्सेस ऑल द बुक्स, ऑल द वीडियोस, द क्वेश्चंस एंड द टेस्ट दैट्स देयर। अभी पढ़ा है तो अपनी चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग कर लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका है, जैसे ही क्वेश्चंस आंसर करने लग जाओगे अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कॉन्सेप्ट रिवाइज के साथ साथ क्लियर और ज्यादा कॉन्क्रीट तरीके से होगा। क्योंकि कई बार सही चीजों से उतना नहीं सीखते जितना गलतियों से सीख जाते हैं, तो गलती जब होगी पता चल जाएगा। एंड प्लीज मेक श्योर टू कनेक्ट विद अस on the Telegram channel as I've already informed you. This is where we directly come and communicate with you. कोई announcement हो, कोई update हो, हम यहीं पे आपके लिए सीधा मैसेज लेके आते हैं। सेशन की नोटिफिकेशंस सब आपको अगर YouTube भी देना भूल जाए तो हम आपको यहाँ देंगे, प्लस द क्विज क्वेश्चंस दैट वी गिव। So that is one way of being directly connected with your favorite educator. So make sure to join the channel. QR कोड है, लिंक है, आप टाइप भी कर सकते हो या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। ऑल्सो प्लीज मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक द सेशन। डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ द सेशन वाज। और अगर कोई और ऐसे कॉन्सेप्ट है, ना कि सिर्फ सिलेबस का, सिलेबस के बाहर भी जो आपको मन है कि मैम आप पढ़ा दो, हमें समझा दो, क्लैरिटी दिला दो, do tell me in the comment section. I'll see you guys soon. Till the next time, make sure you're subscribed to the channel to be connected. वीडियो शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग और सारे फीचर्स काफी डिटेल में समझे हैं हमने, ठीक है। और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलना है। तो मिलते हैं बहुत जल्द। Till the next time, hasta la vista, bye bye, ciao, take good care of yourself, stay connected and keep imbibing. Keep imbibing. We believe in you.